लंच खत्म होते ही क्लास टीचर सुमन क्लास में अपना पीरियड लेने आई, लेकिन उसके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। आखिर उसने लंच में 5 मूली के पराठे जो खाए थे। ओ गॉड, अभी पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट क्यों शुरू हो गई? लगता है गैस बन गई है। एक काम करती हूँ, धीरे से गैस छोड़ देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुमन धीरे से गैस छोड़ती है, लेकिन तभी सारी क्लास में बदबू फैल जाती है। ओ छी छी, कौन है? किसने पादा क्लास के अंदर? लगता है किसी ने लंच में मूली खाई है और ये उसी का नतीजा है। इतनी बुरी भी नहीं है जितना ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। सब चुप रहे, तभी सुमन टीचर बोली, अच्छा चलो, अब सब ये बात का बहाना लगाकर पढ़ाई से मत भागो और चुपचाप अपनी बुक्स निकालो। बेचारे स्टूडेंट्स मुंह पर हाथ रखकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होता है और सुमन टीचर टॉयलेट में जाकर जोर जोर से पाद मारने लगती है। सचमुच पेट में जो इतनी देर से बोझा लिए घूम रही थी, अब जाकर हल्का हुआ है। सुमन ऐसी ही पदोड़ी है, उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वो कहीं भी कभी भी पाद मार देती है। उसका पति महेश उसकी इस हरकत से बहुत परेशान था। सुमन, तुम्हारी ये बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। तुम कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे, अब तुम बड़ी हो गई हो और एक शिक्षक हो। एक शिक्षक को ये सब शोभा नहीं देता। अरे महेश, ये तो नेचुरल है। अब शिक्षक हो तो क्या पाद मारना छोड़ दूं? आप भी ना कैसी बातें करते हो। अरे, मेरे कहने का मतलब है कि उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दो और कुछ हेल्दी और पौष्टिक जैसे फल सब्जियां ये सब खाया करो। महेश, तुम खुद ही खाओ घास फूस। मुझे तो चिकन मटन जंक फूड ये सब खाना ही अच्छा लगता है। एक दिन सुमन टीचर को स्कूल में कमजोरी महसूस हुई, साथ ही उसे बुखार भी आ गया। तो वो स्कूल से सीधा डॉक्टर के पास गई, जहां डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए मैडम, ज्यादा मांस खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लिवर खराब हो सकता है। तुम्हारे लिवर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। नॉन वेज और बाहर का तला हुआ जरा कम खाया करो। लेकिन सुमन पर किसी की बातों का असर कहाँ होने वाला था। दवाई खाकर ठीक होते ही वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधा रेस्टोरेंट गई और वहां ढेर सारा चिकन और जंक फूड खाने लगी और फिर घर आकर गंदी गंदी बातें मारने लगी। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन सुमन स्कूल बस से घर लौट रही थी कि तभी उसने इतनी गंदी बात मारी कि बेचारी ड्राइवर का तो सर ही घूम गया और बस सीधे एक पेड़ से जा टकराई। लेकिन शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। घर आकर हंसते हुए उसने ये बात अपने पति को बताई। पता है महेश, आज मैंने बस में आते हुए इतनी बदबूदार पाद मारी कि उसकी स्मेल से तो ड्राइवर के होश ही उड़ गए और बस एक पेड़ से टकरा गई। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है सुमन। देखना, एक दिन जब स्कूल में सबके सामने तुम्हारा भांडा फूटेगा ना, तो तुम्हें बड़ी ही शर्मिंदगी होगी। तुम भी ना खामखा की टेंशन पाल बैठते हो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? सुमन की इस हरकत से घर और स्कूल वाले सभी उससे परेशान हो गए थे। अब तो सारे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि 8वीं क्लास में हमेशा पाद की बदबू रहती है। एक रोज स्कूल की ओर से स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जाया गया। सुमन टीचर ने पिकनिक पर मिलने वाले मेन्यू के बारे में पहले से ही पता कर लिया था, जिस वजह से आज वो घर से कुछ भी खाकर नहीं आई थी। आज तो अपना पेट अच्छे से खाली करके आई हूँ और सुबह से अभी तक कुछ खाया भी नहीं, ताकि लजीजदार खाना पिकनिक पर खा सकूं। कुछ ही देर में सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए और हलवाई वहां खाना बनाने लग गया। सुमन टीचर अपनी कुर्सी खाने के बगल में ही जमा कर बैठी रही। सभी बच्चे खेलने लग गए। हलवाई भैया, जरा जल्दी करो ना, मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी होगी। 2 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। बच्चों को खाना परोसने के बाद सुमन टीचर ने अपनी थाली अच्छे से भर ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। उसने सबसे पहले अपनी भरी हुई थाली को खत्म कर दिया। उसके बाद 2 थाली भर के और खाना खाया। भैया, मुझे 6 पूरी और देना, और हाँ, इस बार गुलाब जामुन एक साथ 4 रख देना, बहुत भूख लगी है। पिकनिक खत्म होते ही सब लोग बस में बैठ गए। सुमन टीचर बस में बीचों बीच बैठ गई। बस जैसे ही चलने लगी, सुमन टीचर को पाद आ गई। उसने धीरे से पाद दिया और सारी बस में फिर से बदबू फैल गई। पता नहीं कौन है जो क्लास में तो क्या बस में भी हमें चैन से नहीं रहने देता। हर रोज हमें ये सूंघना पड़ता है। अब कम से कम आज तो मत पादो यार। ओह नो, पेट भरकर खाना खाने के बाद अब फिर से ये सब सूंघना पड़ेगा। अरे ये सब सूंघते सूंघते तो नाक के बाल भी जल गए। प्लीज यार, अब तो रुक जाओ। सब बच्चों की बातें सुनकर सुमन टीचर मन ही मन हंसने लगी। फिर हर 2-2 मिनट में वो पादने लगी, जिसकी बदबू से बच्चे उल्टियां करने लगे। पूरी बस गंदी गर्म हवा से भर गई। सभी स्टूडेंट्स बातें बनाने लगे। पता नहीं कौन पाद रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सुअर खाकर पादा हो। ये सब बातें न सुननी पड़े, इसलिए सुमन टीचर ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिया और उसमें फुल वॉल्यूम में गाने सुनने लगी। लेकिन गाने सुनते सुनते वो इतना खो गई कि वो भूल ही गई कि उसके फोन में हेडफोन लगा है। तभी उसे फिर से पाद आ गई। अरे यार, फिर से पाद आ गई। कोई नहीं, धीरे से छोड़ देती हूँ।
वैसे भी बस में इतनी तेज म्यूजिक बज रहा है, किसे सुनाई देगा। सुमन ने जोर से पाद दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सारी बस ही कांप उठी। कुछ ही देर बाद उसने लगातार एक के बाद एक कई बार पादा। वो खुद तो म्यूजिक की धुन में खोई हुई थी और ये भूल गई थी कि सब उसे सुन रहे हैं। उसने जब अपनी आंखें खोली तो सब उसी की ओर देख रहे थे। सुमन टीचर, तो आप ही हो वो पदोड़ी जिसने पूरी क्लास में बदबू फैला रखी थी इतने समय से। स्कूल चलो, आगे का फैसला वही होगा। कुछ देर बाद सभी स्कूल पहुंच गए, जहां प्रिंसिपल मैडम तक सारी बात पहुंच गई। छी सुमन मैडम, आपसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक टीचर होकर ये सब हरकतें, तुम्हें इसके लिए स्कूल से निकाला जाता है। मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैडम। लेकिन सुमन टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया और वो शर्म से ढेर ढेर हो गई। इसलिए कहता था तुम्हें कि कुछ हेल्दी और लिमिट से खाया करो। सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उसने जंक फूड को बाय बाय कह दिया और नॉनवेज भी महीने में एक बार ही खाने लगी और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी पाद मारने की बीमारी ठीक हो गई और अब वो नई जगह नए स्कूल में बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाने लगी। अशोक और मालती अपनी बेटी दीपशिखा की शादी को लेकर बहुत ही परेशान थे। दीपशिखा दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो आदत थी पाद मारने की। और उसकी पाद भी कोई नॉर्मल पाद नहीं होती थी। उसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती कि सभी के मुंह से निकल जाता। अरे उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, इसको। जो भी लड़का उसे देखने आता दीपशिखा की उस समय ना चाहते हुए भी पाद छूट जाती और उसका रिश्ता टूट जाता। पूरे 2 दर्जन लोगों ने हमारी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं इसकी शादी कभी होगी कि नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, भगवान ने सबके लिए कोई न कोई जोड़ी बना कर रखी है। मालती ये बोल ही रही थी कि दीपशिखा जो वहाँ बैठी मूली खा रही थी, उसने जोरों की पाद मार दी। पाद की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि टेबल पर रखा मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। और उसके बाद वहाँ जो बदबू फैली, उसके कारण अशोक और मालती बेहोश होते होते बचे। अरे दीपशिखा, तुझे पाद ही मारना था तो यहाँ से उठकर चली जाती, दूसरे कमरे में पाद मार लेती, लेकिन तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आती। अरे माँ, मैं उठकर जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक पाद छूट गई। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से पाद मार दिया। मालती और अशोक नाक पर हाथ रखे हुए दूसरे कमरे में चले गए। 2 दिन बाद की बात है। अशोक ने पंडित जी को घर पर बुलाया था। पंडित जी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें बताया था। लड़का जिसका नाम मुकेश था, वो बैंक में मैनेजर था और अच्छे परिवार का भी था। उसके पिता रिटायर्ड प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ। अरे नहीं नहीं अशोक जी, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक पैसे की डिमांड नहीं है उनकी। अरे अच्छे खाते पीते परिवार से हैं। उन्हें दीपशिखा पसंद तो है ना? अरे 100% पसंद है, तभी तो मुझे बात आगे बढ़ाने के लिए बोला है। पंडित जी ये बातें कर ही रहे थे कि दीपशिखा दूसरे कमरे से वहाँ आई और अपना मोबाइल खोजते हुए बोली, माँ तुमने मेरा मोबाइल देखा है क्या? मिल नहीं रहा है, मुझे अर्जेंट कॉल करना है। ये कहते हुए उसने जोर की पाद मार दी। पंडित जी जो इतनी देर से दीपशिखा की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा और कहा, अब मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहते हुए पंडित जी वहाँ से नाक बंद कर निकल गए। उनके जाने के बाद, अरे बेटा, बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, तुम अपनी इस आदत के कारण उसे खो मत देना। मैं क्या करूं पिताजी, मैं कंट्रोल करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन होता नहीं। बहरहाल किसी तरह दीपशिखा की शादी मुकेश से हो गई। सुहागरात वाले दिन की बात है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की से मेरी शादी हुई। दीपशिखा जो पूरी शादी में किसी तरह कंट्रोल करके अपने पाद को दबाए बैठी थी, उसने उस मोहब्बत के लम्हे को अपनी पाद से थरथरा दिया। मुकेश बिस्तर से गिरते गिरते बचा। अरे कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? भूकंप नहीं तो। तभी उसके नाक से पाद की बदबू टकराई, जो इतनी भयानक थी कि उसका मन उल्टी करने का करने लगा। क्या हुआ जी, आपको उल्टी क्यों आने लगी? आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या? अरे नहीं नहीं, खाया तो मैंने बिल्कुल कम है। मुझे उल्टी इस गंदी बदबू के कारण आ रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है ये बदबू। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे टेंशन मत लो, मैं अभी इस बदबू का इलाज करता हूँ। मुकेश बिस्तर से उठा और अलमारी से रूम फ्रेशनर निकालकर कमरे में छिड़कने लगा। रूम फ्रेशनर की आड़ में दीपशिखा के पाद की बदबू भले ही छिप गई हो, लेकिन उसकी इस आदत का पता मुकेश को लग गया। एक रात जब वो देर रात तक ऑफिस का काम कर रहा था, तभी दीपशिखा उसके पास आई और कहा कि सारा दिन काम 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 काम, कभी तो हमें भी समय दे दीजिए।
अरे एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ, कल बैंक का प्रेजेंटेशन है। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। मुकेश ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि दीपशिखा ने जोरों की पाद मार दी। कुछ ही सेकंड में उस पाद की बदबू इतनी बुरी तरह से कमरे में फैल गई कि मुकेश का दम घुटने लगा। ये पाद की बदबू कुछ जानी पहचानी लग रही है। सुहाग रात के दिन भी ऐसी बदबू आ रही थी। कहीं इस बदबू के पीछे दीपशिखा तो नहीं है? मुकेश ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस पर नजर रखने लगा और अगले ही दिन उसे पता लग गया कि दीपशिखा ही उस बदबू की जड़ है। धीरे धीरे दीपशिखा के सास ससुर को भी उसकी इस गंदी आदत का पता लग गया। एक दिन वे सभी एक रिश्तेदार की पार्टी में जाने वाले थे। तभी दीपशिखा भी तैयार होकर वहां आई तो उसे देखकर मुकेश ने कहा, अरे दीपशिखा, तुम भी हमारे साथ आ रही हो क्या? हाँ, सब लोग जा रहे हैं तो मैं घर में अकेले क्या करूंगी। अरे दीपशिखा, वो क्या है ना कि हम घर में ताला बंद करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मोहल्ले में अक्सर चोरी होती रहती है। अगर हम सभी चले गए तो कोई ना कोई चोर घर में घुस जाएगा। हाँ हाँ, अभी 2 दिन पहले ही तो शर्मा जी के घर में चोर घुस आए थे। दीपशिखा, अगर तुम्हें मन है शादी में जाने का तो तुम जाओ, मैं घर पर रहती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर दीपशिखा ने कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप लोग जाइए ना, मैं घर पर रहती हूँ। ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन धीरे धीरे दीपशिखा को लगने लगा कि वे सभी जानबूझकर उसे कहीं ले जाने से बचते हैं। यहाँ तक कि घर में भी कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। कोई मेहमान अगर घर पर आता तो उसे उसके सामने नहीं जाने दिया जाता। उसका पति मुकेश भी अब उससे खिंचा खिंचा रहता, यहाँ तक कि वो रात को उसके पास सोता भी नहीं था। एक दिन जब उसने मुकेश से इस बारे में पूछा तो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे क्यों खिंचा खिंचा रहता हूँ? अरे तुम्हारी आदत के कारण। अरे पादते तो सबको ही हैं, लेकिन ऐसी जहरीली पाद और लगातार पाद कौन बर्दाश्त करेगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि तुम्हारे जैसे पतक्कड़ मेरे जीवन में आ गई। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। दीपशिखा बहुत रोई, लेकिन रोने से पादने का तो कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रोने से उसकी पाद रुक जाए। उसके सास ससुर भी अब उसे गाहे बगाहे ताने देने लगे। बहू, वो आज कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो रहें तुम ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेना, और जब तक वो ना जाएं तुम बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पादने की आदत के कारण बिरादरी में लोग मेरी हंसी उड़ाएं। दीपशिखा को अब वो घर काटने को दौड़ता था। पादती तो वो अपने घर में भी थी, लेकिन उसके माता पिता उसका इस तरह से अपमान कभी नहीं करते थे। वो बेचारी अब घुट घुट कर उस घर में रहने को मजबूर थी। मन तो उसका करता कि वो भाग जाए, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, रात के 11:30 बजे थे, तभी कुछ चोर उसके घर में घुस आए। बहुत मोटी पार्टी है ये, अच्छे से हाथ साफ करना है इनके यहाँ। मैं घर वालों को अपने कब्जे में लेकर उनसे गहने और रुपए निकलवाता हूँ। तब तक राका, शाका, पिंटू और मंटू सारा कीमती सामान इस बोरे में भरो। एक चोर चाकू की नोक पर उन सभी को बाहर ले आया और घर के सारे गहने और रुपए समेटने लगा। शोरगुल और खटर पटर की आवाज से ऊपर वाले कमरे में सोई दीपशिखा की आंखें खुल गई और वो कमरे के बाहर आई तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माल और कहाँ है घर में, बताओ, नहीं तो चाकू पेट के अंदर पूरा का पूरा डाल दूंगा। उसने देखा कि चोरों के गिरोह ने उसके पति और सास ससुर को बांध कर रखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो चीखती हुई नीचे आई। तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए और मेरे पति और सास ससुर को तुमने क्यों बंधक बना कर रखा है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ओए झांसी की रानी, ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो चाकू जाएगा तेरे पेट के अंदर और तू जाएगा सीधा ऊपर। वो ये बातें कर ही रहे थे कि दीपशिखा को जोर की पाद आई और उसने पाद मार दी। पाद की आवाज से चोरों में खलबली मच गई और जैसे ही पाद की बदबू फैली, चोरों का दम घुटने लगा। अरे राका, मेरा दम घुट रहा है। इतना गंदा कौन पादता है बे? भाई, मुझे तो उल्टी आ रही है और बेहोशी सी छा रही है। पाद सूंघने के बाद सारे चोरों की हालत एक जैसी ही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी पाद की बदबू से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही दीपशिखा ने पहले तो अपने ससुराल वालों को बंधन मुक्त किया और फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत ही वहां आई और उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपकी बहू तो बहुत ही बहादुर है। इन चोरों ने पिछले कई महीनों से हमारी नाक में दम कर रखा था। हर बार ये हमसे बच भी जाते थे, लेकिन आज आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। हम बहुत जल्द ही आपकी बहू को सम्मानित भी करेंगे। हमारे देश को ऐसी बहादुर महिला की बहुत जरूरत है। पुलिस उन्हें लेकर चली गई। दीपशिखा की पादने की आदत ने उसके ससुराल वालों की जान तो बचाई ही, उन चोरों को भी पकड़वा दिया। उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दीपशिखा से माफी मांगी और गाते हुए कहा, तेरा पाद 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 बदबूदार, पर फिर भी हम करते हैं तुमसे प्यार। प्यारी